दोस्तों इस लेक्चर में समझने की कोशिश करेंगे वोडाफोन केस क्या था जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हारना पड़ा थ्रू परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो कि हेग दैट इज नीदरलैंड में प्रेजेंट है। जानने की कोशिश करेंगे जिस रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन के बिहाफ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिमांड कर रही थी 22,100 करोड़ रुपीस, ये रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स क्या होता है। जानने की कोशिश करेंगे इंडिया और नीदरलैंड के बीच में बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी क्या है जिसको वोडाफोन ने इन्वोक करने की कोशिश करी। बात करने की कोशिश करेंगे कि वोडाफोन ने किस कंपनी को एक्वायर किया था और कहां पे एक्वायर किया था और किस तरीके से एक्वायर किया था, जिस कारण से इंडिया टैक्स लगाने के लिए लायबल रहता है या नहीं रहता है। इन सब मुद्दों पे बहुत शॉर्ट, बहुत क्रिस्प मैनर में आपको समझाने की कोशिश करूंगा इन अ वेरी सिंप्लीफाइड मैनर। वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने बताया एक यूनानिमस डिसीजन आया है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का जो कि हेग में प्रेजेंट है, मतलब कि नीदरलैंड, जिसने की इंडिया के रेट्रोस्पेक्टिव डिमांड को जो कि हमने की थी 22,100 करोड़ रुपीस की फ्रॉम अ वेरी बिग जायंट ऑफ ब्रिटिश टेलीकम्युनिकेशन कंपनी दैट इज वोडाफोन फॉर अ 2007 डील। एक डील हुई थी 2007 में। यह डील क्या थी? यह डील थी वोडाफोन और हचिसन कंपनी के बीच में। तो अब मैं आपको यह डील समझाने की कोशिश करता हूं कि यह डील क्या थी जिस कारण से कि इंडिया ने वोडाफोन पर टैक्स लगाने की सोची और लगाया। तो सबसे पहले यह समझो कि हचिसन कहां पे बेस्ड है, मतलब हर कंपनी कहीं ना कहीं बेस्ड होती है ना। उसी तरीके से एच फॉर एच, हचिसन जो है यह हांगकांग बेस्ड कंपनी है जिसका इंडिया में टेलीकॉम बिजनेस चलता है। ध्यान देना, वोडाफोन का भी टेलीकॉम बिजनेस है हमारे इंडिया में, हचिसन का भी टेलीकॉम बिजनेस है। हचिसन का टेलीकॉम बिजनेस ये चलाता है विद द हेल्प ऑफ सब्सिडरीज। सब्सिडरीज क्या होती है? जैसे मान लो मैंने आपको बोला कि यार मेरे बिहाफ पे आप बिजनेस कर लो, तो आप मेरी सब्सिडरी बन जाओगे। मैंने अपनी सिस्टर कंपनी खोल दी, तो इस तरीके से आप सब्सिडरी आसान भाषा में समझ सकते हो। तो थ्रू अ कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ सब्सिडरीज अक्रॉस कंट्रीज, हचिसन सिर्फ इंडिया में काम नहीं करता है, हचिसन बहुत सारी कंट्रीज में काम करता है। थ्रू अ वेब ऑफ सब्सिडरीज ये यहां पे भी टेलीकम्युनिकेशन चलाता था अपना। कौन? हचिसन। अब क्या होता है कि ब्रिटिश टेलीकॉम जायंट जो है वोडाफोन, ये भारत में इसकी जितनी भी सब्सिडरीज हैं, किसकी? हचिसन की, उसको खरीद लेता है। कब? 2007 में। और ये डील होती है लगभग $11 बिलियन की। इसमें जितना भी मोबाइल टेलीफोनी बिजनेस है और अदर असेट्स हैं हचिसन के इंडिया में, इन सबको खरीद लिया जाता है। मगर यहां पे ये लोग एक समझदारी दिखाते हैं। क्या? ये जो डील है वो इंडिया में नहीं होती है, वो होती है केमन आइलैंड पे। अब आपका सवाल होगा कि ऐसा क्यों करा? यही जवाब है, टैक्स से बचने के लिए, और इसी कारण से हमने टैक्स लगाया। तो वापस सुनो, ये डील कहां पे होती है? इंडिया में नहीं होती है, केमन आइलैंड्स में होती है। तो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये बोलती है कि आपने इंडिया बेस्ड सब्सिडरीज कंपनीज को खरीदा है और आप भी इंडिया में बिजनेस कर रहे हो, इस कारण से आपको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। कैपिटल गेन टैक्स। इसी कारण से आप यहां पे देखो 22,100 करोड़ जो यहां पे डिमांड की थी एज कैपिटल गेन्स, वो डिमांड की थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। मगर फिर वोडाफोन वाले भी समझदार निकले। इन्होंने क्या बोला कि नहीं, हम आपको टैक्स नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि हमारी नीदरलैंड आर्म कंपनी जो है उसने इस हांगकांग बेस्ड हचिसन की इंडिया बेस्ड सब्सिडरीज को खरीदा है। ध्यान से सुनना, वोडाफोन की जो नीदरलैंड आर्म वाली कंपनी है, मतलब जो नीदरलैंड बेस्ड है आसान भाषा में, उसने खरीदा है। और क्योंकि नीदरलैंड के साथ में इंडिया का बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी है, तो इसको इन्वोक करते हुए वोडाफोन ने बोला कि हम आपको कोई भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं देंगे। केस समझ में आया आपको? मैं उम्मीद करता हूं। क्या हुआ एक बार वापस से जल्दी से रिपीट करो। हचिसन की सब्सिडरीज को इंडिया में जो काम करती है टेलीकम्युनिकेशन की, मोबाइल टेलीफोनी बिजनेस, अदर एसेट्स, उसको खरीद लेता है। कौन? वोडाफोन का नीदरलैंड बेस्ड आर्म। तो पूरी बात यहां पे रुक जाती है कि भारत बोलता है कि क्योंकि आप हमारे यहां पे दोनों काम करते हो, मगर आपने डील जानबूझ के बाहर करी ताकि हमसे आप टैक्स बचा लो, तो आपको यहां पे कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा क्योंकि आपने एक कंपनी के एसेट्स खरीदे। मगर ये बोलते हैं कि नहीं, क्योंकि हम नीदरलैंड बेस्ड आर्म ने खरीदा है एक सब्सिडरी को जो कि काम करता है, हांगकांग बेस्ड कंपनी है हचिसन, और खरीदा भी बाहर है, डेट इज केमन आइलैंड, तो आपको हम किसी भी तरीके का टैक्स नहीं देंगे। और इन्होंने इन्वोक कर दिया
जो हमने नीदरलैंड के साथ में ट्रीटी करी हुई है, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, कि इस ट्रीटी के हिसाब से आपने बोला हुआ था कि नीदरलैंड और भारत के रिश्ते ट्रेड में कैसे रहेंगे, तो इसको इन्वोक करते हुए इन्होंने ये चीज बोली। मैं उम्मीद करता हूं अब आप सब समझ गए। अब मैं आपको कहानी सुनाता हूं। सितंबर में क्या हुआ, इन 2007 इंडियन गवर्नमेंट ने पहली बार डिमांड करी कि आपको 7,990 करोड़ रुपए देना पड़ेंगे इन कैपिटल गेन, जो आपने असेट्स खरीदे ना वोडाफोन ने हचिसन के, और जो विथहोल्डिंग टैक्स है फ्रॉम वोडाफोन। और वही बात बोली जो मैं आपको बता रहा हूं कि आपकी कंपनी ने जो असेट्स खरीदे उसका आपको टैक्स डिडक्ट करवाना था, कैपिटल गेन टैक्स, आपने करवाया ही नहीं और आपने डील फाइनल कर ली। तो वोडाफोन ने चैलेंज करा इस डिमांड नोटिस को बॉम्बे हाई कोर्ट में। अब ध्यान दो, बॉम्बे हाई कोर्ट ने फेवर में किसके डिसीजन दिया आपको पता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के, कि नहीं हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बिल्कुल सही है, आपको टैक्स देना पड़ेगा, वोडाफोन वाले को बोला। मगर वोडाफोन वाले फिर समझदार निकले, उन्होंने हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया जजमेंट को। तो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट ही पलट दिया 2012 में। ध्यान दो 5 साल बीत चुके हैं। 2012 में वोडाफोन ग्रुप के फेवर में डिसीजन आ गया कि हां इनकम टैक्स एक्ट 1961 के थ्रू जो वोडाफोन ने इंटरप्रीट करा है वो बिल्कुल सही है, उनको किसी भी तरीके के टैक्स देने की जरूरत नहीं है जो उन्होंने स्टेक परचेस करे। चलिए ठीक है, अब आता है आपका रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स कि ये क्या होता है, क्योंकि अब आपको समझ में आएगा कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी बदला जा सकता है। कैसे? जैसा कि नाम शो कर रहा है, ये एक रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन है, एक ऐसा टैक्स जो रेट्रोस्पेक्टिव हो। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब है दोस्तों, जैसे आज कौन सी डेट है भूल गया मैं, जल्दी से बताओ, 26 सितंबर। चलो ठीक है, 26 सितंबर को मान लो मुझे एक चीज पता चलती है कि जो 20 सितंबर को मैंने कानून बनाया था उसमें थोड़े से फ्लॉज है, क्योंकि दोस्त कानून में फ्लॉज हो सकते हैं ना, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो रही होती है, टेलीकम्युनिकेशन है। तो मुझे 26 सितंबर को ये पता चलता है, तो पता है मैं क्या करता हूं, मैं यहां पे कानून बनाता हूं जो कानून इस कानून को अफेक्ट करेगा और इसमें फेरबदल कर देगा। तो बिल्कुल रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन का सिस्टम भी कुछ ऐसा ही होता है कि कानून भले ही बाद में बनाए मगर वो पहले के कानून को चेंज कर सकता है। इस तरीके के टैक्सेशन को रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन बोलते हैं। तो हमारे यहां पे भी जो फिनांस मिनिस्टर थे उस टाइम, द लेट प्रणब मुखर्जी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग को एक अमेंडमेंट के थ्रू चेंज करवा दिया। किसमें? फाइनेंस एक्ट में उन्होंने एक चेंज करा जिसमें उन्होंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पावर दी कि वो रेट्रोस्पेक्टिवली टैक्स लगा सकते हैं अगर ऐसी कोई भी डील होती है। तो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स मतलब जो इनकम टैक्स 1961, देखो यहां बताया था ना, इनकम टैक्स 1961 को पढ़ के सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि हां वोडाफोन को किसी भी तरीके का टैक्स नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने जो इस टैक्स एक्ट को पढ़ा है उस हिसाब से कोई भी टैक्स नहीं लगता इस डील पे। मगर बाद में प्रणब मुखर्जी ने इस टैक्स में ही फेरबदल करवा दी है। मतलब देखो समझ में आया, 1961 में ये टैक्स एक्ट बन चुका है मगर 2007 में इसमें चेंज कर दिया गया। पहले 1961 में पावर नहीं थी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास में, 2007 में डाल दी गई इस केस के बाद, तो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पावर दे दी गई और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन चेंज कर दिया गया। तो जो ये एक्ट था इट वॉज पास बाय पार्लियामेंट दैट ईयर, और फिर अब तो टैक्स देना पड़ेगा वोडाफोन को, और इसी कारण से ये रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन केस इतना फेमस हो गया। हालांकि वर्ल्ड लेवल पे हमारी बहुत इमेज भी खराब हुई थी, बट चलिए। तो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन क्या होता है, क्या समझे आप? रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन अलाउ करता है किसी भी कंट्री को कि वो कोई भी कानून, कोई भी रूल पास कर सकता है ऑन टैक्सिंग सर्टेन प्रोडक्ट्स, आइटम्स और सर्विसेज एंड डील्स, यहां पे डील था, और चार्ज कर सकता है कंपनी को फ्रॉम अ टाइम बिहाइंड द डेट। देखो बिहाइंड द डेट करा ना उन्होंने, क्योंकि जब ये डील हुई थी जब तो हमारे पास एक कानून ही नहीं था, डील होने के बाद में हमने कानून बनाया, हमको पता चला अरे यार ये तो डालना ही भूल गए। तो ऑन विच द लॉ इज पास। अब ये कंट्रीज क्यों करती, जैसा मैंने बताया, किसी तरीके की एनोमॉली, कोई छूट गई चीज रिफॉर्म करना है, तो टैक्सेशन पॉलिसी को, एनोमॉली को करेक्ट करने के लिए पास्ट में तो जा नहीं सकते ना, हमारे पास टाइम मशीन नहीं है, तो हम रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स का यूज कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया ने पहली बार करा, बहुत सी कंट्रीज, यूएस, यूके, सब फेमस है, देख लो, मॉडर्न क्या, वेस्टर्न मॉडर्नाइज्ड कंट्रीज, कनाडा, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, इटली, ये सब रेट्रोस्पेक्टिवली टैक्स कर चुकी है कंपनीज को, क्योंकि सबके टैक्स एक्ट में लूप होल्स निकल जाते हैं। तो अब क्या हुआ, व्हाट हैपेंड आफ्टर इंडिया पास द रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन लॉ? एक बार पार्लियामेंट ने पास कर दिया अमेंडमेंट फिनांस एक्ट 2012 के थ्रू, अब टैक्स देना पड़ेगा वोडाफोन को। तो जैसा मैंने बताया, इसको क्रिटिसाइज किया गया सारे इन्वेस्टर्स के द्वारा ग्लोबली कि भैया हम तो इंडिया में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, यहाँ तो कुछ तो भी लोग हैं एकदम पास कर देते हैं कुछ भी लॉ, टैक्स वैक्स लगा देते हैं।
मगर 2014 तक आते आते क्या हुआ दोस्तों, सारे अटेम्प्ट इस टेलीकॉम कंपनी के, वोडाफोन के, फेल हो गए। फिनांस मिनिस्ट्री के साथ सेटल नहीं हो पा रहा था इशू, सब चीजें फेल हो गई। फाइनली वोडाफोन का हुआ दिमाग खराब, बोले क्लॉज 9 को इन्वोक करेंगे अब हम। ये क्लॉज 9 निकलता है जो मैं आपको बता रहा था कि नीदरलैंड के साथ इंडिया की बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी है। इस बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी में क्लॉज 9 है जो कि साइन की गया था बिटवीन इंडिया नीदरलैंड इन 1995। तो अब आपको जानना पड़ेगा कि बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी क्या है, जिसमें क्या ऐसी बात बोली गई थी जिसको इन्वोक कर लिया। तो दोस्तों यहां पे आपको जानना पड़ेगा कि बहुत सारे अग्रीमेंट्स इसमें साइन हुए थे। इसमें यह बोला जाता है कि दोनों ही कंट्रीज एक दूसरे की कंट्रीज कंपनीज को एनकरेज करेंगी, प्रमोट करेंगी, ताकि इन्वेस्टर्स के लिए एक फेवरेबल कंडीशन हो। और आपने तो टैक्स लगा दिया हमारी कंपनी पे, तो इन्होंने बोला ऐसे तो नहीं चल पाएगा काम। और साथ ही यहां पे बात की गई थी फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट की, कि हम एक दूसरे की कंपनीज को फेयर और इक्विटेबल ट्रीटमेंट देंगे, फुल प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी देंगे इन द टेरिटरी ऑफ द अदर। और जैसा मैंने बताया कि वोडाफोन की कौन सी आर्म ने हचीसन टेलीकम्युनिकेशन इंटरनेशनल लिमिटेड को खरीदा था, नीदरलैंड आर्म ने, तो ये इसने इन्वोक कर दिया। और इसी कारण से इस इन्वोकेशन के कारण जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है जो हेग में बेस्ड है, उसने डिसीजन उसके फेवर में दे दिया, क्योंकि उन्होंने पाया कि ये जो डील है ये वायलेट कर रही है इस बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी को एंड यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ। तो आपको UNCITRAL ये कहां पे बेस्ड है ये मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। ऑन आर्टिकल 9 को इन्वोक करा इस कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने, और इसको स्टडी करके पाया कि हां ये वोडाफोन के फेवर में जाना चाहिए। आर्टिकल 9 बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी का क्या बोलता है कि कोई भी डिस्प्यूट between an investor of one contracting party and other contracting party in connection with an investment in the territory of other contracting party, मतलब कि an investor of one contracting party मतलब वोडाफोन, other contracting party मतलब इंडिया, with an investment in the territory of other contracting party जैसे नीदरलैंड, shall as far as possible be settled amicably through negotiations। negotiations से सॉल्व करो, मगर हम नहीं कर पा रहे थे, इसी कारण से तो हम गए आगे परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में, वोडाफोन गई टू बी वेरी स्पेसिफिक। फिर एक और आर्टिकल, आर्टिकल 3, ये क्या बोलता है UNCITRAL का, ये बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, जो वहां पे ट्रिब्यूनल बनाई है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की, शैल नॉट बी हिंडर्ड बाय एनी कंट्रोवर्सी, इसको आप हिंडर नहीं करोगे इसकी प्रोसेस को किसी भी कंट्रोवर्सी से, और फाइनली आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का आप डिसीजन मानोगे। तो इस तरीके से पूरा वोडाफोन का केस चलता है। उम्मीद करता हूं रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स क्या होता है, कौन कहां की बेस्ड कंपनी है, किस आर्म ने किसको खरीदा, किस तरीके से कैपिटल गेन टैक्स लगता है, ये सारी चीजें आप बहुत अच्छे समझ चुके हो। अगर हां तो कमेंट में जरूर बताना वीडियो कैसा लगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, so that you can have a fruitful discussion on this topic. In the end, keep shining. Have a good day.